हेलो दोस्तों, वेलकम टू ओनली आईएएस। आज की डेट है 14 अक्टूबर 2022 एंड स्वागत है आप सभी का एडिटोरियल डिस्कशन में। देखिए, आज हम टोटल 3 एडिटोरियल्स को डिस्कस करेंगे। पहला एडिटोरियल है हिजाब इशू को रिलेटेड। अभी रिसेंटली हमें सुप्रीम कोर्ट में इसका वर्डिक्ट देखने को मिला है, तो उसको थोड़ा देखेंगे, साथ साथ देखेंगे राइटर्स यहाँ क्या बात कर रहे हैं। उसके साथ ही क्या इंडिया को एक पॉपुलेशन पॉलिसी की जरूरत है या नहीं है, क्या क्या डेटा, क्या क्या फैक्ट्स एंड फिगर्स राइटर्स बता रहे हैं, उसके बारे में थोड़ा डिस्कशन करेंगे। और क्या हमारी फ्यूचर में पॉलिसी हो सकती है, उसके रिगार्डिंग में यहाँ पे हम थोड़ा उसको एनालाइज करेंगे। साथ ही साथ तीसरा इशू है रिगार्डिंग 66A ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट। तो ये तीनों मुद्दों को आज हम डिस्कस करने वाले हैं। बट बिफोर दैट, आज की कोर्ट ऑफ द डे, एंड दैट इज देयर इज अ हायर कोर्ट देन द कोर्ट ऑफ जस्टिस एंड दैट इज द कोर्ट ऑफ कॉन्साइंस। इट सुपरसीड्स ऑल कोर्ट्स। देखिए, ये पर्टिकुलर कोर्ट महात्मा गांधी जी की है एंड इस पर्टिकुलर चीज के कॉरस्पॉन्डिंग आप डेफिनेटली या तो एथिक्स में क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो या इवन आप एसएस के अंदर इस कोड को यूज कर सकते हो। देखो, जब हम बात करते हैं कॉन्साइंस की या फिर कॉन्शियस भी बोल सकते हो, तो क्या होता है, ये एक तरह से ना हमारे दिमाग के अंदर की आवाज होती है। कई बार बोलते हैं ना कि हाँ, मेरी इनर कॉन्शियस ये चीज बोल रही है। एक तरह से आप बोल सकते हो आपके हार्ट की जो फीलिंग होती है उसको बोलते हैं। देखो, कहते हैं ना कि बाकी चीजें कहीं ना कहीं झूठ बोलें या ना बोलें, पर या सच हो या ना हो, पर जब आप कॉन्शियस की बात करते हो तो डेफिनेटली वो आपको एक मॉरल सेंस दे देती है। किस चीज की मॉरल सेंस? क्या सही है और क्या गलत। आपको इंट्यूशन आ जाती है कि नहीं यार, ये चीज गलत है। तो एक तरह से ना आपको ये इंटरनल मॉनिटर होता है। आपको आप खुद रियलाइज करते हो कि ये जो पर्टिकुलर चीज करी मैंने सही करी या गलत करी। एग्जाम्पल से समझाता हूँ। देखो, मान लो कि हो सकता है आप मान लीजिए बाइक पे कहीं जा रहे हो, यहाँ पे सामने आपके एक रेड लाइट आ जाती है। आप देखते हो आसपास की अच्छा कोई पुलिस वाला नहीं है, तो क्या करता हूं, इस रेड लाइट को मैं क्रॉस कर लेता हूं। तो शायद देखो, आप सोचोगे कि नहीं यार, पुलिस वाला नहीं था तो मैंने आसानी से क्रॉस कर दिया, कोई दिक्कत नहीं आई। पर आपकी कॉन्शियंस आपको बताएगी कि आप गिल्टी हो। राइट? इवन इफ कोई देख नहीं ना रहा, तब भी आप सही काम कर रहे हो या नहीं कर पा रहे हो। ये क्यों करते हो? जब अगर आपका कॉन्शियस ठीक होगा ना, तो आप इसको क्रॉस नहीं करोगे। आपको पता है कि भले ही मुझे किसी ने देखा या नहीं देखा गलत करते हुए, पर अपने दिल को तो पता है। ठीक है? तो ये चीज ही आपको जो कॉन्शियस है आपकी, वो बताती है। एंड डेफिनेटली जब भी हमारी लाइफ में कोई एथिकल डिलेमा आ जाता है, या इवन जब आप एक सिविल सर्वेंट बन जाओगे, तो आपकी लाइफ में डेफिनेटली एथिकल डिलेमास बहुत सारे आएंगे। उनको कैसे रिजॉल्व करना है? वन ऑफ द मेथड इज कॉन्शियस। आपको बताएगा कि क्या चीज ठीक है और क्या चीज गलत है। भले ही लॉ हर चीज में एग्जिस्ट नहीं करता हो, बट कॉन्शियस तो आपकी हमेशा रहेगी। और जब भी आप किसी डिफिकल्ट सिचुएशन में होगे, तब आपको क्या महसूस होगा? एक क्राइसिस ऑफ कॉन्शियस। जब आपको पता है कि हाँ, अगर मैं कोई चीज गलत कर दूंगा तो उससे क्या दिक्कत आने वाली है, वो आपको कहीं ना कहीं यहाँ पे पता लग जाएगा। राइट? तो ये चीज पर्टिकुलर कोड के साथ हमने स्टार्ट करी। डेफिनेटली आप एथिक्स के आंसर्स में यूज कर सकते हो, एसएस के अंदर। वहां पर इसके रिगार्डिंग आप बहुत सारी एग्जांपल्स भी अच्छी अच्छी दे सकते हो। इसी के साथ स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट इशू के साथ। देखो, फर्स्ट इशू है रिगार्डिंग हिजाब इशू। देखो, हिजाब का जो इशू है ना, दरअसल में कोई ये नया इशू नहीं है। एक्चुअल में अगर मैं थोड़ा सा आपको इसके बैकग्राउंड के बारे में बताऊं, तो अगर बात करें, देखो, 1 जनवरी 2022 की ही बात है। एक्चुअल में हुआ क्या, कर्नाटका के एक स्कूल, कर्नाटका में भी टू बी वेरी स्पेसिफिक, उडुपी जो एरिया है, उसके एक स्कूल में या उसके एक कॉलेज में ऐसी बात हुई कि कुछ स्टूडेंट्स थी, गर्ल्स स्टूडेंट्स, अप्रोक्सीमेटली 6 गर्ल्स स्टूडेंट्स थी, जिनको एंट्री करने से रोक दिया गया कि आप कॉलेज में नहीं आ सकते। क्यों नहीं आ सकते? क्योंकि इन्होंने हिजाब पहना हुआ था। फिर ओवरऑल इस चीज को काफी मुद्दा बना। इस चीज के कॉरस्पॉन्डिंग कुछ लोगों ने इसको कहा कि नहीं, जो कॉलेज है या फिर जो स्कूल है, उनके पास पूरी अथॉरिटी है इस चीज के रिगार्डिंग कि अगर वो एक पर्टिकुलर ड्रेस कोड प्रिस्क्राइब करना चाहें तो वो कर सकते हैं। ऑन द अदर हैंड, कुछ ऐसे भी लोग थे जिन्होंने बताया कि नहीं, ये क्या है, एक तरह से रिलीजन के अंदर इंटरफेरेंस किया जा रहा है। तो दोनों पॉइंट्स यहाँ पे हमें कहीं ना कहीं देखने को मिले। एंड इवन देखो, कर्नाटका में एक कर्नाटका एजुकेशन एक्ट ऑफ 1983 है। इसके कॉरस्पॉन्डिंग क्या लिखा गया है कि इस चीज को, हम कोई भी चीज अगर उनको प्रिस्क्राइब करनी हो फॉर द मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर, तो गवर्नमेंट वो चीज कर सकती है। या फिर स्कूल्स के पास बेसिकली डायरेक्शंस हैं कि कुछ अगर डायरेक्शंस देनी हो इस पर्टिकुलर चीज के कॉरस्पॉन्डिंग, तो वो दिए जा सकते हैं। फिर क्या होता है, फिर ये मसला एक तरह से कर्नाटका का जो हाई कोर्ट है वहां गया। राइट? बहुत सारी पिटिशन हुई और कर्नाटका हाई कोर्ट ने क्या अपहेल्ड किया? उन्होंने अपहेल्ड किया कि बेसिकली गवर्नमेंट के पास, या गवर्नमेंट कह लो या स्कूल्स कॉलेजेस के पास, ये राइट है कि वो पब्लिक ऑर्डर के लिए इस चीज को रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। यानी कि हिजाब को मना किया जा सकता है, उनको एंट्री से मना किया जा सकता है कि अगर आपने हिजाब पहना तो आप नहीं एंटर कर सकते।
ऐसा मानना किसका था? कर्नाटका के हाई कोर्ट का, राइट। फिर ये मुद्दा गया सुप्रीम कोर्ट के कॉरस्पॉन्डिंग, और सुप्रीम कोर्ट का ही जो वर्डिक्ट है वो भी रिसेंटली आया है, उसके कॉरस्पॉन्डिंग ये जो आर्टिकल लिखा गया है। देखो एक थोड़ा सा मैं और आपको एक चीज बता दूं, दरअसल में ना एक हमारे यहाँ एक शिरूर मठ केस हुआ था। उस केस में ऑनरेबल कोर्ट ने क्या बोला, एक डॉक्ट्रिन निकाला। व्हाट इज दैट डॉक्ट्रिन? डॉक्ट्रिन ऑफ एसेंशियल प्रैक्टिसेस, ठीक है ना। एसेंशियल प्रैक्टिसेस की कौन सी हो सकती हैं? जैसे मान लीजिए कुछ चीजें होती हैं जो एक पर्टिकुलर रीजन के लिए बहुत ही एसेंशियल हो सकती हैं। अगर वो एसेंशियल प्रैक्टिसेस उस धर्म में से चले जाए तो कहीं ना कहीं धर्म को, एक तरह से उस रिलीजन को काफी मेजर नुकसान हो सकता है। तो यही पॉइंट यहाँ पे सोचना था। व्हाट इज द पॉइंट? कि क्या जो हिजाब है वो मुस्लिम्स का, बेसिकली इस्लाम रिलीजन के अंदर, क्या वो एसेंशियल प्रैक्टिस है या नहीं है? यही मुद्दा काफी बार डिस्कस हुआ इस पर्टिकुलर चीज के कॉरस्पॉन्डिंग। और जब बात आई सुप्रीम कोर्ट के अंदर, तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर ना दरअसल में 2 जज बेंच बैठी, 2 जजेस ने इसके कॉरस्पॉन्डिंग अपना फैसला सुनाया। और फैसला ना स्प्लिट था। स्प्लिट किस तरह से? देखो एक जज ने बोला कि हाँ ये चीज ठीक है, कि यानी कि जो स्कूल्स हैं या कॉलेजेस हैं वो प्रिस्क्राइब कर सकते हैं कि ड्रेस कोड, ठीक है, और अगर कोई ड्रेस कोड उसको नहीं मान रहा तो उसको रिस्ट्रिक्ट किया जा सकता है एंट्री के कॉरस्पॉन्डिंग। ऑन द अदर हैंड जो हमारे दूसरे जज थे उन्होंने क्या बोला कि नहीं, यहाँ पर हमें जो गर्ल्स है उनके पास पूरा राइट है कि वो क्या पहन के आए, चाहे वो हिजाब हो, ठीक है। तो इस तरह से ये चीज देखी गई कि एक स्प्लिट डिसीजन हमें यहाँ पर देखने को मिला बिटवीन हेड स्कार्फ वियरिंग एंड साथ ही साथ स्टेट का इंटरेस्ट इन कीपिंग द बैलेंस ऑफ इक्वालिटी एंड सेक्युलरिज्म। तो यानी कि इस दूसरे जज जो थे उन्होंने इक्वालिटी और सेक्युलरिज्म की बात करी। देखो एक जो राइटर यहाँ पे बात करने की कोशिश कर रहे हैं कि देखो ये जो मुद्दा होता है, स्पेशली जब हम बात करते हैं रिलीजन के मुद्दे के बारे में, तो काफी इसके बारे में ना काफी बार बहुत डिस्कशन हो जाती है, लोगों का अपना अपना खुद का ओपिनियन होता है। तो उस तरह से जब इस तरह की डिसीजन आ जाए और यहाँ पर भी जब सुप्रीम कोर्ट ही अच्छे से डिसाइड ना कर पाए कि क्या सही है क्या गलत है, तो लोगों के बीच में भी ना थोड़ा संदेह इससे और बढ़ जाता है, और इससे डिविजन वगैरह भी क्रिएट हो सकती हैं बिटवीन द माइनॉरिटीज हो गया या दूसरे जो रिलीजन्स हो गया। इसके साथ ही देखो बात करें अगर जस्टिस हेमंत गुप्ता की, जो कि पहले जज की बेसिकली बात कर रहा हूं, तो उन्होंने क्या बोला? उन्होंने बोला कि हिजाब जो है बेसिकली उन्होंने इस आइडिया को रिजेक्ट कर दिया कि हिजाब यूनिफॉर्म के अलावा नहीं पहना जा सकता। इस पर्टिकुलर चीज को उन्होंने बोला कि हिजाब ऐसा नहीं है कि एसेंशियल प्रैक्टिस है, इस वजह से उन्होंने इसको एंटीथेसिस ऑफ सेक्युलरिज्म भी माना। ऑन द अदर हैंड अगर मैं बात करूं जस्टिस जस्टिस सुधांशु धूलिया की, तो उन्होंने क्या बोला? उन्होंने बोला कि बेसिकली अगर इस चीज को रिस्ट्रिक्ट किया जाता है हिजाब पहनने को, तो एक तरह से उनकी प्राइवेसी, वुमेन की डिग्निटी, इसके अगेंस्ट जाता है। तो काफी दोनों जजेस का ना बिल्कुल ही कॉन्फ्लिक्टिंग उनका डिसीजन रहा। एंड साथ ही साथ इसको रिलेट किया गया किसके साथ? मैटर ऑफ चॉइस, कि क्या यूनिफॉर्म पहनना है, क्या ये मैटर ऑफ चॉइस है, ऐसा कर सकते हैं या नहीं कर सकते। साथ ही साथ क्या हम ऐसा तो नहीं कर रहे कि जब हम वुमेन को रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं, बेसिकली जिन्होंने हिजाब पहना हुआ है उनको अगर रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं, उससे क्या उनकी राइट टू एजुकेशन हैम्पर हो रही है या नहीं हो रही? तो यहाँ पर दोनों ही जजेस का बिल्कुल ही डिफरेंट ओपिनियन था। उसी तरह से यहाँ पे बात करी गई कि जो राइटर बात कर रहे हैं कि रीजनेबल अकोमोडेशन की बात करी जा सकती थी। रीजनेबल अकोमोडेशन का मतलब कि अगर मान लीजिए राइट टू एजुकेशन के लिए अगर हम थोड़ा सा चीजों को अकोमोडेट भी कर लें, तो उससे क्या दिखता है? उससे दिखता है कि हम एक मैच्योर सोसाइटी की तरफ बढ़ रहे हैं, ऐसा राइटर का मानना है। उसी तरह से देखो जस्टिस गुप्ता जो थे, जो कि पहले जज की बात कर रहा हूं, तो उन्होंने बोला कि इक्वालिटी और डिसिप्लिन ये हमारे एसेंशियल हॉलमार्क्स हैं हमारे सेक्युलर इंस्टीट्यूशन का। और अगर गवर्नमेंट ने अगर कुछ बोल भी दिया कि ये पर्टिकुलर यूनिफॉर्म है, तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल के अगेंस्ट वो नहीं जाता। एंड इवन इंडिया के अंदर देखो क्या है, इंडिया के अंदर बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी है। तो इस डाइवर्सिटी के अंदर अगर यूनिटी को मेंटेन करना है ना, और साथ ही साथ हमारी जो फ्रेटर्निटी का जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्जेक्टिव है उसको अचीव करना है, तो यहाँ पर अगर स्टूडेंट्स को उनको बोला जाए कि आप एक पर्टिकुलर यूनिफॉर्म पहनकर आइए और ये जो अपने रिलीजियस सिंबल्स हैं इनको ना पहनिए, तो वो कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट नहीं जाता, ऐसा मानना था जस्टिस गुप्ता का। तो डेफिनेटली आप देख सकते हो कि बिल्कुल ही कॉन्फ्लिक्टिंग ओपिनियंस देखने को मिल रहे हैं यहाँ पर हमारे दोनों जजेस के कॉरस्पॉन्डिंग। एंड तो यहाँ पर जो राइटर बात कर रहे हैं कि इस मामले में ना फिर हमें एक चीज देखने को मिलती है, व्हाट इज दैट थिंग, कि ये जो इस तरह के मुद्दे होते हैं, क्या सही है कि हम उनकी इवन नंबर ऑफ बेंचेस के कॉरस्पॉन्डिंग दें? देखो जैसे इस केस में क्या हुआ, सिर्फ 2 जजेस थे। मान लीजिए अगर यहाँ पे 3 जजेस होते, तो कोई ना कोई तो ऐसा होता ना कि या तो 2 फेवर में होते और मान लीजिए 1 अगेंस्ट में, या वाइस वर्सा इस तरह से। तो जब ऑड नंबर ऑफ जजेस होते हैं तो डेफिनेटली कोई ना कोई डिसीजन तो आएगा ही आएगा, राइट। पर यहाँ पर जब इवन नंबर ऑफ जजेस के केसेस में क्या होता है, कंफ्लिक्टिंग ओपिनियंस आ सकते हैं, 1:1 की आ सकता है कि दोनों का एक तरह से स्टेलमेट बन जाएगा।
तो इस तरह की सिचुएशन में क्या जरूरी था कि हम 2 जजेस बेंच ही बनाते, 3 जजेस या फिर और उस तरह से कोई बेंच नहीं बन सकती थी? तो कहीं ना कहीं हमें अच्छे से पता लग पाता कि वेदर दोनों में से किस चीज को हम प्रायोरिटी दे रहे हैं। क्या हम दे रहे हैं प्रायोरिटी यूनिटी, इक्वालिटी और पब्लिक ऑर्डर के कॉरस्पॉन्डिंग, ठीक है, या फिर ऑन द अदर हैंड हम जो दूसरे हमारे जस्टिस बात कर रहे थे उसको हम ज्यादा प्रायोरिटी दे रहे हैं? तो ये चीजें हमें कहीं ना कहीं देखो आने वाले टाइम में, फिर अब ये जस्टिस यूयू ललित जो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, उनके पास अब फैसला जा चुका है। कहीं ना कहीं वो शायद अब एक बड़ी बेंच को बनाएंगे एंड उसके बेसिस पे फिर हमें फाइनल डिसीजन आएगा कि क्या हिजाब इसेंशियल प्रैक्टिस है, पहली बात, एंड सेकेंडली क्या जो हमारे गवर्नमेंट स्कूल्स हैं या कॉलेजेस हैं, क्या वो प्रिस्क्राइब कर सकते हैं कि एक पर्टिकुलर यूनिफॉर्म ही एक स्टूडेंट को पहननी चाहिए या नहीं पहननी चाहिए। यहाँ पर देखो एक मुद्दा और भी है कि ऐसा नहीं है कि अगर आपको मान लीजिए बोल दिया गया कि आपको एक पर्टिकुलर यूनिफॉर्म नहीं पहननी, इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसको कहीं भी मत पहनो। सिर्फ क्लासरूम्स की बात करी जा रही है। जो स्कूल्स के बाकी एरियाज हैं, मान लीजिए कि स्कूल्स के स्कूल का मान लीजिए प्ले ग्राउंड है या फिर स्कूल की कैंटीन है, तो वहां पर उनको पहनने की ये आजादी हो सकती है। बट क्लासरूम्स के अंदर शायद इन द नेम ऑफ पब्लिक ऑर्डर इक्वालिटी, वहां पर हम इस चीज को क्या प्रिस्क्राइब कर पा रहे हैं या नहीं कर पाए, ये मुद्दा भी अभी सुप्रीम कोर्ट की जो हायर बेंच बनेगी उसके कॉरस्पॉन्डिंग उसको ये मुद्दा भी देखना पड़ेगा, राइट। तो ये था, हमने इस आर्टिकल को समझा कि क्या स्प्लिट आया है, क्या डिसीजन आया है एंड कॉरस्पॉन्डिंग राइटर यहाँ पे क्या कहना चाह रहे हैं। दूसरा आर्टिकल जो हमें डिस्कस करना है दैट इज रिगार्डिंग पॉपुलेशन पॉलिसी। यहाँ पर बोल रहे हैं कि क्या इंडिया को पॉपुलेशन पॉलिसी चाहिए या नहीं चाहिए, और इसको आप जीएस पेपर 1 के पॉपुलेशन एंड एसोसिएटेड इश्यूज मुद्दे के साथ रिलेट कर सकते हो। देखिए अभी थोड़े टाइम पहले की बात है, यूनाइटेड नेशंस की एक रिपोर्ट आई थी, उसमें क्या बोला गया कि 2023 के अराउंड ना इंडिया क्या करेगा, इंडिया चाइना को बीट कर देगा किस चीज में, हाईएस्ट पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड, ठीक है। तो अभी जैसे आप जानते हो चाइना की सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है, पर 2023 तक ऐसा एक्सपेक्टेड है कि इंडिया दुनिया का सबसे ज्यादा पॉपुलस कंट्री बन जाएगा। अब पॉपुलेशन ज्यादा होने के देखो अपने कुछ फायदे भी हो सकते हैं, अपने कुछ नुकसान भी हो सकते हैं। फायदे के अंदर जैसे मैं आपको बताऊं तो 2018-19 का जो इकोनॉमिक सर्वे था वो बता क्या रहा है कि 2041 तक हमारे पास क्या है, एक विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी। किस तरह की विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी? देखो इस टाइम ना अगर आप कहीं कहीं नोटिस करो, इंडिया के पास बहुत अच्छा यूथ है, ठीक है ना, बहुत सारे लोग आज के टाइम पे यंग एज में हैं। साथ ही साथ तो यंग एज में होने की वजह से क्या है, एक वर्किंग एज पॉपुलेशन इंडिया के पास बहुत अच्छी है। इस टाइम पे क्या है, चिल्ड्रन भी कंपैरेटिवली कम है और एज्ड लोग भी काफी कम है, बट यूथ अच्छे खासा है, वर्किंग एज पॉपुलेशन है। तो इंडिया के पास क्या है, डेमोग्राफिक डिविडेंड, ठीक है, काम करने वाले बहुत सारे हाथ हैं। अगर इनको हमने अच्छे से यूटिलाइज किया, ठीक है, जो 2041 तक, तो डेफिनेटली इंडिया काफी आगे तरक्की कर सकता है, इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ काफी तेजी से बढ़ सकती है। तो ये जो इंडिया की ना एक विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी है डेमोग्राफिक डिविडेंड के कॉरस्पॉन्डिंग, इसको इंडिया को अच्छे से यूटिलाइज करना पड़ेगा। एंड इवन देखो राइटर इन जनरल भी बता रहे हैं आपको कि जो पॉपुलेशन है वो तो अभी थोड़ा बढ़ रही है ओवरऑल वर्ल्ड के अंदर भी और इंडिया के अंदर भी कह सकते हो, बट धीरे धीरे इसके कॉरस्पॉन्डिंग एक तरह की क्या आ जाएगी, पीक आ जाएगी एंड कॉरस्पॉन्डिंगली उसके बाद हमें एक डिक्लाइन देखने को यहाँ पे मिलेगा। अब इंडिया को क्या जरूरत है, इंडिया को जरूरत है एक तरह से हमें फैमिली प्लानिंग अप्रोच से मूव करके फैमिली वेलफेयर अप्रोच की तरफ मूव करना। फैमिली वेलफेयर अप्रोच का क्या मीनिंग है, यहाँ पर देखो चाहे मेन हो आपके चाहे वुमेन हो, दोनों को एम्पावर किया जाए ताकि वो डिसाइड अपने डिसीजंस ले पाए। किस तरह के डिसीजंस, कि कितने चिल्ड्रन उनको करने हैं, किस तरह की हेल्थ हो, किस तरह की वेलबींग हो, इसके रिगार्डिंग इन्फॉर्म चॉइसेस होने चाहिए। ये डिसीजन सिर्फ मेल का नहीं होना चाहिए, यहाँ पर वुमेन का भी इक्वल कॉन्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। इसके साथ ही देखो जब इस तरह से हमें देखने को मिल रहा है कि फर्टिलिटी कम हो रही है, लाइफ स्पैन बढ़ रहे हैं, यानी कि अब देखो जो ओवरऑल एज है, लिविंग की जो एज है वो धीरे धीरे बढ़ती जा रही है क्योंकि हमने हेल्थ फैसिलिटीज को बेटर कर लिया है। और आजकल आप देख रहे हो फर्टिलिटी भी ओवरऑल कम हो रही है। पहले आपको देखने को मिलता था कि 5-5 बच्चे हो रहे हैं, ठीक है, बट आजकल तो 2 बच्चे ही नॉर्मली एक काफी नॉर्म सा बन चुका है। तो इस वजह से क्या हो रहा है, वर्ल्ड काफी तेजी से एज हो रहा है। आने वाले टाइम में देखो क्या होगा, इंडिया में एज पॉपुलेशन बहुत ज्यादा हो जाएगी। आज के टाइम पे भी जैसे आप देख लीजिए, जापान का केस देख लीजिए, इवन यूएसए में भी कुछ हद तक कह सकते हो, यहाँ पर क्या है, जो एज्ड पॉपुलेशन है ना वो बढ़ गई है। इंडिया में भी फ्यूचर में 2050 के अराउंड या उसके बाद के टाइम पे काफी तेजी से एजिंग पॉपुलेशन बढ़ने वाली है। और देखो राइटर ये भी बोल रहे हैं कि ये फर्क नहीं पड़ता कि पॉपुलेशन बड़ी है या पॉपुलेशन छोटी है, फर्क ये पड़ता है क्या आपकी पॉपुलेशन हेल्दी है, क्या उसके पास प्रॉपर स्किल्स है, क्या उनके पास प्रोडक्टिविटी है या नहीं है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अभी देखा ना कि विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी हमारे पास, डेमोग्राफिक डिविडेंड है, वो यूटिलाइज करना है तो क्या चाहिए, हेल्दी पॉपुलेशन चाहिए, स्किल्ड पॉपुलेशन चाहिए, प्रोडक्टिव पॉपुलेशन चाहिए, तभी हम उसको अच्छे से यूटिलाइज कर पाएंगे।
इसके साथ ही देखो, आपने मैल्थूसियन थ्योरी के बारे में सुना है, जहां पर माल्थus क्या बोलते थे, थॉमस माल्थus, उन्होंने बोला था कि जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ेगी, हमारी जो प्रोडक्टिविटी है वो भी बढ़ेगी, बट जितनी तेजी से हमारी पॉपुलेशन ग्रोथ हो रही है उससे उस हिसाब से नहीं बढ़ पाएगी। ठीक है ना, मान लो पॉपुलेशन ग्रोथ बहुत तेजी से बढ़ रही है, पर क्या हमारी प्रोडक्टिविटी उस हिसाब से बढ़ रही है? नहीं, वो कम तेजी से बढ़ेगी। इस वजह से होगा क्या, रिसोर्सेज के लिए एक तरह से क्या आएगा, कंपटीशन आएगा, एंड उसके बेसिस पे कुछ फेमीन्स, मोर्टेलिटी, वॉर्स, इस तरह की चीजें आएंगी। पर कुछ हद तक इनकी थ्योरी रॉन्ग निकली। अब इस तरह की थ्योरी है क्योंकि रॉन्ग निकली है, क्योंकि कहीं ना कहीं अब हमने इस चीज को इम्प्रूव किया है, हमारी प्रोडक्टिविटी को भी ओवर द टाइम इम्प्रूव किया हुआ है। तो यहाँ से हमें क्या सीखने को मिलता है? हमें ये सीखने को मिलता है कि स्किल्स इंपॉर्टेंट हैं, बट उसके साथ ही साथ अगर इकोनॉमिक पॉलिसी अच्छी हो, तभी हम क्या इंश्योर कर पाएंगे, अच्छी जॉब इंश्योर कर पाएंगे, और जो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी, ये बात करी थी ना प्रोडक्टिविटी की, वो प्रोडक्टिविटी भी उस हिसाब से बढ़ पाएगी। इसके अलावा देखो, राइटर एक बात और बोल रहे हैं कि हमें ना चाइना के लेसन से बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है। आप जानते हो चाइना ने क्या अडॉप्ट किया था, वन चाइल्ड पॉलिसी, ताकि अपनी वो पॉपुलेशन की ग्रोथ रेट को कम कर पाए। पर शायद चाइना ने वन चाइल्ड पॉलिसी को इतना स्ट्रांगली अडॉप्ट कर लिया कि पॉपुलेशन ग्रोथ रेट में एक मेजर गिरावट देखने को मिल गई। अब हो क्या रहा है चाइना के अंदर, अगर आप करेंटली देखो, एल्डरली की पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, बहुत तेजी से बढ़ रही है, पर उस जो कहीं ना कहीं देखो, समझने की कोशिश करो, मान लो यहाँ पे जो यूथ था, ठीक है, वो पहले काफी ज्यादा था, अब यूथ कहाँ चला गया, एल्डरली हो गया। पर क्योंकि चाइना ने वन चाइल्ड पॉलिसी बना रखी थी, तो बच्चे उतने नहीं हो पाए। अब जो यूथ इसको रिप्लेस कर रहा है, जो पहले बच्चे थे अब वो यूथ की तरफ आ रहे हैं। पहले यूथ ज्यादा था, अब उतना यूथ नहीं हो पाएगा। इससे क्या होगा, चाइना की इकोनॉमिक ग्रोथ ओवर द टाइम स्लो हो सकती है, क्योंकि रिप्लेसमेंट जो हो रही है वो उतनी नहीं हो रही। इस वजह से क्या हो रहा है, चाइना की ग्रोथ स्लो डाउन हो सकती है फ्यूचर के अंदर। अब चाइना ने उल्टी पॉलिसी अडॉप्ट कर ली, व्हाट इज दैट, कि अब 2 चिल्ड्रन करो, 3 चिल्ड्रन भी करो। ठीक है, क्यों? क्योंकि उनके पास नई जनरेशन नहीं आ पा रही उतनी, राइट। तो ये सारी चीजें हमें चाइना के अंदर देखने को मिल रही है, और इंडिया को भी यहाँ से इस चीज को सीखना चाहिए। हमें सिर्फ फर्टिलिटी रेट के ऊपर फोकस नहीं करना, पर ऐसी सिचुएशन के ऊपर फोकस करना है कि धीरे धीरे जैसे जैसे हमारी इकोनॉमी ग्रो कर रही है, और जो साथ साथ फैमिली चेंजेस आ रहे हैं साइज के अंदर, उसको एक प्रॉपर तरह से हम उसको मैनेज कर पाए, राइट। तो ये तो एक चीज होगी जहां हमने क्या देखा कि इंडिया में एल्डरली पॉपुलेशन बढ़ने वाली है। अब एक चीज देखो, जैसे हमने कल भी बात करी थी कि टेक्नोलॉजी का बहुत रोल होता है काफी सारी चीजों के अंदर। तो क्या टेक्नोलॉजी, या फिर बोल लो ऑटोमेशन, ऑटोमेशन का भी क्या यूज किया जा सकता है क्या यहाँ पे? किस तरह से, कि मान लीजिए ऑटोमेशन के थ्रू अगर जो हमारा एल्डरली बढ़ रही है, ठीक है, और शायद उतना यूथ फ्यूचर में नहीं रहेगा आज से आने वाले 20-30 साल के बाद, तो वहां पर क्या ऐसा हो सकता है कि ऑटोमेशन हो, वो इन जो यूथ थे उनको रिप्लेस कर पाए? किस तरह से? देखो सोचो, जैसे मान लो आजकल फैक्ट्रीज हैं, आजकल अलग अलग जगह पे काम कर रहे हैं लोग, राइट। अब वहां पे आने वाले टाइम में क्या होगा, लोग तो हो जाएंगे बूढ़े, अब उतने लोग यूथ में नहीं होंगे। तो वहां पर क्या ऐसा हो सकता है कि ऑटोमेशन उन लोगों की नीड्स को पूरा कर दे, या फिर उनको एक तरह से रिप्लेस कर दे, ताकि जो कमी थी, जो यूथ हमारा यहाँ से यहाँ चला गया और वापस जो पीछे से यूथ आया वो उतना उसको रिप्लेस नहीं कर पाया, तो क्या ऑटोमेशन उस जो नीड बनी उसको पूरा कर सकती है? यहाँ पर राइटर बोल रहे हैं कि हाँ, कुछ हद तक तो कर सकती है, बट ऐसा नहीं है कि ह्यूमन नेचर और ह्यूमन टच को पूरा ऑटोमेशन रिप्लेस ही कर देगा। इंप्लॉयमेंट में तो थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूट कर देगी, प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी, पर ह्यूमन नेचर और ह्यूमन टच को उसको रिप्लेस करना यहाँ पर पॉसिबल नहीं हो पाएगा। जैसे देखो, यहाँ फिर से वो चाइना का एग्जाम्पल दे रहे हैं। देखो चाइना में जैसे बताया कि एल्डरली बहुत सारे हो गए, अब चाइना ने ऑटोमेशन के थ्रू इकोनॉमिक ग्रोथ तो थोड़ा इंप्रूव कर दी, पर क्या जो लोगों को इमोशनल नीड्स थी उनको पूरा कर पाएगी ऑटोमेशन? कभी भी नहीं, क्योंकि जो ह्यूमन नेचर या ह्यूमन टच होता है वो तो ह्यूमन से ही आएगा ना। वो कोई ऑटोमेशन, कोई रोबोट वो सारी चीजें तो नहीं दे सकता आपको, ठीक है ना। आपकी मदर जो काम करती है, ठीक है ना, आपके जो डॉक्टर काम करते हैं, उनको तो एग्जैक्टली रिप्लेस नहीं किया जा सकता, बिल्कुल। तो यही चीजें इंडिया को भी मैनेज करनी पड़ेंगी। रीजन बीइंग क्या है, देखो इंडिया में भी ना एजिंग स्टार्ट हो चुकी है। कैसे? जैसे आप देखो कि अभी करंटली देखो, दो अभी करंटली बात करूं तो नियरली इंडिया की 10% पॉपुलेशन ना एल्डरली में आती है। 2025 तक ये 12% हो जाएगी। फिर देखो 2050 तक, 2050 तक क्या होगा, हर पांचवा इंसान जो इंडिया में है उसकी एज 65 से ज्यादा होगी। तो ये क्या दिखा रहा है, इंडिया की पॉपुलेशन पॉलिसी के अंदर फ्यूचर के लिए अगर हमें रेडी रहना है ना, तो एल्डरली के कॉरस्पॉन्डिंग हमें चीजें कुछ ना कुछ लानी पड़ेंगी, कुछ ना कुछ पॉलिसीज में इन चीजों को इंश्योर करना पड़ेगा। नहीं तो फिर ऐसा क्या होगा कि इंडिया में बहुत सारे एल्डरलीज हो जाएंगे, उनके लिए कोई पॉलिसीज नहीं होंगी, एंड एक मेजर इंडिया में इशू क्रिएट हो सकता है फ्यूचर के अंदर।
अब जरूरत क्या है, जरूरत है जैसे आज के टाइम पे इंडिया के पास एक बहुत अच्छा खासा यूथ है ना, उसको प्रॉपरली यूटिलाइज करे। ये जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है, जो इंडिया में इतना ज्यादा यूथ है, डिपेंडेंसी रेशियो हमारी जो डिपेंडेंस है वो करंटली कम है, उसको अगर हमने अच्छे से यूटिलाइज किया, जो हमारे यूथ के स्किल्स को यूज किया, उनकी एजुकेशन को यूज किया, हम उसको डेमोग्राफिक डिविडेंड भी क्रिएट कर सकते हैं एंड ओवर द टाइम इंडिया की ग्रोथ रेट काफी तेजी से बढ़ सकती है। राइटर ये भी क्वेश्चन करते हैं, अगर हमने इसके बेनिफिट्स नहीं अचीव कर पाए, देखो मान लो जैसे आपने, आपके पास स्किल्स थोड़े बहुत हैं, ठीक है, आप पर आपको हो सकता है मान लो जॉब नहीं मिली किसी भी कारण से, अब होगा क्या, आप तो थे क्या डेमोग्राफिक डिविडेंड, पर आपको जॉब्स नहीं मिली, उससे क्या हुआ, उससे हो सकता है कि इस यूथ के बीच में किसी तरह का आइसोलेशन आ जाए या फिर इनको काफी अच्छा ना फील करें, तो उससे क्या हो सकता है, ये या तो गलत डायरेक्शन में जा सकते हैं, जैसे मान लीजिए कि ड्रग्स में चले गए क्योंकि जॉब्स नहीं मिल रही, या फिर राइटिंग में चले गए, राइट्स वगैरह करने लग गए, ठीक है, या फिर जो वायलेंस है उसका किसी तरह से सहारा ले लिया, ठीक है ना, क्योंकि जॉब्स नहीं मिल रही। तो ये जरूरत क्या है, हम इनके लिए प्रॉपर जॉब्स को क्रिएट करें, तभी तो हो पाएगा कि हम अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ को स्ट्रांग रख पाएंगे। अदरवाइज ये जो यूथ है, अगर प्रॉपर इसको स्किल नहीं किया गया, तो इसका उल्टा भी हो सकता है, जहां पर ये पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन करने की बजाय ये नेगेटिव कंट्रीब्यूशन करें। तो पॉपुलेशन पॉलिसी इस हिसाब से हमारी होनी चाहिए। तो इंडिया की देखो कैपेसिटी है डेफिनेटली यूथ के अंदर इन्वेस्ट करने के लिए, बट इसके साथ ही साथ हमें जेंडर डायमेंशन को भी देखना पड़ेगा। जेंडर डायमेंशन का क्या मतलब, देखो वुमेन का एस्पेक्ट भी हमें इसमें कंसिडर करने की जरूरत है। अब अगर देखो आप एल्डरली की बात करते हैं ना, तो आप एक चीज रियलाइज करोगे कि एल्डरली के अंदर ना नियरली 2/3 कौन है, वुमेन है। वुमेन जनरली देखो क्या होता है, जनरली लंबे समय तक रहती हैं एज कंपेयर टू मेन। तो इस एस्पेक्ट को भी हमें यहाँ पे देखने की जरूरत है कि अगर हमें इस वुमेन को जो एल्डरली हैं उनको उनकी जो स्पेशल नीड्स हैं उनको भी प्रॉपरली टेक केयर करना पड़ेगा हमारी पॉपुलेशन पॉलिसीज की तरफ, पॉपुलेशन पॉलिसी के अंदर, ताकि इस चीज को हम इंश्योर कर पाए। एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज इंडिया ने डेफिनेटली प्रोवाइड करी हैं, ठीक है, इसके साथ ही साथ हमें एजुकेशन के साथ ही साथ उन्हें एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज भी प्रोवाइड करनी है। जो एल्डरली वुमेन है, जो कहीं ना कहीं अकेली रह गई हैं क्योंकि उनके हस्बैंड की मान लीजिए डेथ हो गई है, उनको इकोनॉमिक सपोर्ट, सोशल सपोर्ट, ये सारी चीजें प्रोवाइड करनी बहुत जरूरी है। तो देखो यहाँ पर पॉपुलेशन पॉलिसी के अंदर हमारा जेंडर एस्पेक्ट भी होना चाहिए, ठीक है, जो मैंने बताया ना पहले कि एज एस्पेक्ट तो हमें देखना ही देखना है कि एल्डरली के कॉरस्पॉन्डिंग, बट जेंडर एस्पेक्ट भी उतना ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इंडिया की देखो टीएफआर की बात करें, टोटल फर्टिलिटी रेट, तो आप जानते हो कि जो रिप्लेसमेंट रेट होती है वो कितनी होती है, 2.1 बर्थ। रिप्लेसमेंट रेट का मीनिंग कि वो वाली रेट जहां पर क्या होता है कि पॉपुलेशन एक तरह से आप बोल सकते हो स्टेबलाइज होने लग जाती है, ठीक है ना, कि एक वुमेन कितने लोगों को बर्थ दे तो पॉपुलेशन थोड़ा स्टेबलाइज होती है। दैट इज 2.1 इन इंडिया, मतलब 2.1 इन जनरल। इंडिया की जो टोटल फर्टिलिटी रेट है वो इसके आसपास या इवन काफी जगह इससे कम भी आ चुकी है। तो यहाँ पर जरूरत क्या है, यहाँ पर जरूरत है कि हम जो सेक्सुअल हो गया, रिप्रोडक्टिव हेल्थ नीड्स हो गया, उनको टैकल करें, ठीक है, स्पेशल अटेंशन दे हमारे यूथ के कॉरस्पॉन्डिंग, ताकि हम इंश्योर कर पाए कि जो हमने डिफरेंट डिफरेंट स्टेप्स लिए हुए हैं उनको भी प्रॉपरली हम मैनेज कर पाए। इसके अलावा देखो चलो हमें जेंडर एस्पेक्ट भी देख लिया, एज एस्पेक्ट भी देख लिया, इसी साथ ही साथ हमें जोग्राफिकल एस्पेक्ट भी देखने की जरूरत है। किस तरह से, देखो आप रियलाइज करो जैसे ज्यादातर जो साउथ इंडिया की स्टेट्स हैं, चाहे आप बात कर लीजिए केरला की, ठीक है, कर्नाटका में भी आई थिंक, और साथ साथ तमिलनाडु में, तो काफी सारी स्टेट्स में ना यहाँ पर जो टोटल फर्टिलिटी रेट है कि एक जो महिला है कितने बच्चों को जन्म देती है, तो वो 2.1 से काफी नीचे आ चुका है ज्यादातर स्टेट्स के अंदर। पर आज के टाइम पे भी आप देख लीजिए, यूपी हो गया, बिहार हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, यहाँ पर टोटल फर्टिलिटी रेट अभी भी ज्यादा है। मतलब इन पर्टिकुलर स्टेट्स की पॉपुलेशन अभी भी बढ़ने वाली है। यहाँ पर तो आने वाले टाइम में क्या होगा, यूथ और भी बढ़ता रहेगा। तो हमें जब फोकस करना है ना हमारी पॉलिसी से कॉरस्पॉन्डिंग, तो इसके ऊपर भी हमें देखना पड़ेगा कि इसके पर्टिकुलर जो यूथ है इसके लिए कैसे हम क्या पॉलिसीज लेकर आए, किस पर्टिकुलर चीज को कैसे करना है। जैसे अब आप देखोगे ना कि केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु या फिर और जो इस तरह की कुछ स्टेट्स हैं, यहाँ पर क्या होगा, आने वाले टाइम में यूथ कम होगा, ठीक है ना, और जो एल्डरली होंगे वो ज्यादा होंगे। पर जब मैं बात करता हूँ यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश की, यहाँ पर यूथ अभी भी ज्यादा है और आने वाले टाइम में अभी और भी बढ़ेगा। तो इंडिया को इंश्योर क्या करना है कि जो लेबर मार्केट हो वो इस हिसाब से डिजाइन हो कि जोग्राफिकल एस्पेक्ट को भी देखा जाए। तो देख रहे हो किस तरह से जोग्राफी को लिंक किया गया है यहाँ पे इस आर्टिकल के अंदर। आपको जेंडर एस्पेक्ट देखने को मिलेंगे और भी बाकी जो एज रिलेटेड एस्पेक्ट्स हैं उनकी भी बात करी गई है। तो यहाँ पर साथ ही साथ राइटर्स ये भी बोलते हैं कि इंडिया की पॉपुलेशन पॉलिसी अच्छी है जो 2000 में बनी थी। स्टेट्स ने भी अपनी अपनी पॉलिसीज बनाई हैं, पर हमें क्या करना है, इसमें एजिंग वाला फैक्टर डेफिनेटली इंक्लूड करना है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ को हमें इसके अंदर इंप्रूव करना है, ताकि ये जो सारी चीजें हैं
फैमिली प्लानिंग, फैमिली वेलफेयर, इसके कॉरस्पॉन्डिंग हम इन चीजों को वर्क कर पाए, पॉपुलेशन जो हमारी हो हेल्दी प्रोडक्टिव हो, तभी ये जो हम बात कर रहे हैं डेमोग्राफिक डिविडेंड का, इसके जो प्रॉपर डिविडेंड्स है उनको हम अच्छे से रीप कर पाएंगे। इंडिया एक काफी जो डेवलप्ड कंट्री है उसकी तरफ आगे बढ़ पाएगा। तो ये था पूरा पॉपुलेशन पॉलिसी के कॉरस्पॉन्डिंग। आई होप आपको समझ आया होगा कि क्या क्या चेंजेस हम कर सकते हैं, क्या क्या बेनिफिट्स इसके कॉरस्पॉन्डिंग हम रीप कर सकते हैं। उसी तरह से थर्ड जो एडिटोरियल है दैट इज रिगार्डिंग प्रोसिक्यूशन अंडर सेक्शन 66A ऑफ आईटी एक्ट, और इसको आप जीएस पेपर 2 के इस पर्टिकुलर सेक्शन के साथ रिलेट कर सकते हो। देखो जब मैं बात करता हूं सेक्शन 66A ऑफ आईटी एक्ट ही, यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, तो एक्चुअल में है क्या? देखो दरअसल में ना ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के अंदर एक एक्ट था। यहां पर क्या था कि पुलिस को पावर दी गई थी किस बात की कि वो अगर किसी को अरेस्ट करना चाहें तो वो अरेस्ट कर सकते हैं। बट यहाँ पर इसके अंदर ना सेक्शन 66A ऑफ आईटी एक्ट के अंदर ये पुलिस के पास थोड़ी सी पावर ना, एक तरह से कह लो कि सब्जेक्टिविटी थी काफी, कि अगर उनको लगता है कि हाँ कोई चीज ऑफेंसिव है, ठीक है, या फिर कोई मीनेंस क्रिएट कर सकती है, इस तरह की चीजें, मान लीजिए आपने अपने लैपटॉप से, अपने कंप्यूटर से, या फिर अपने मोबाइल फोन से कुछ ना कुछ मैसेज भेजा, और यहाँ पे इनको लगता है कि नहीं ये मैसेज कहीं ना कहीं कुछ ऑफेंसिव हो सकता है या मीनेंस क्रिएट कर सकता है, इस तरह की सिचुएशंस के अंदर आपको जेल हो सकती है नियरली 3 साल की। ये था सेक्शन 66A ऑफ आईटी एक्ट। बट ये चैलेंज किया गया और श्रेया सिंगल केस के अंदर, यानी कि श्रेया सिंगल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के अंदर, इस सेक्शन 66A को क्या कर दिया गया, इसको हटा दिया गया। बोल दिया गया कि ये नहीं, ये स्ट्रक डाउन कर दिया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, ऐसा स्ट्रक डाउन कर दिया गया, ठीक है। पर आज के टाइम पे ना ऐसा देखा गया है कि आज के टाइम भी अभी भी पुलिस है वो इस सेक्शन को यूज कर रही है लोगों को अरेस्ट करने के अंदर। सुप्रीम कोर्ट ने हटा दिया हुआ है, सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्रक डाउन कर दिया हुआ है श्रेया सिंगल केस के अंदर, बट आज भी पुलिस क्या करे जा रही है, लोगों को इसके अंदर अरेस्ट करे जा रही है, बुक करे जा रही है। तो यही बात यहाँ पे करी जा रही है कि इस पर्टिकुलर चीज को, जो कि यहाँ पे हम ऑलरेडी कर चुके हैं कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल इसको डिक्लेयर कर दिया जा चुका है, फिर तब भी हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, दैट इज अ कंसर्न। और सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे, जब आप देख सकते हो, जस्टिस जो सीजीआई है हमारे यूयू ललित जी, साथ ही साथ इन्होंने होम सेक्रेटरी डीजीपी को बोला है कि अपने इन ऑफिसर्स को बोलिए कि सेक्शन 66A अब हट गया है, अब ये चीजें मत करें, इसके कॉरस्पॉन्डिंग ये चीजें मत करें। तो देखो सेक्शन 66A को हटाया क्यों गया? देखो आप एक चीज रियलाइज करो, जो हमारा आप देख रहे हो आर्टिकल 19 है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर, फ्री स्पीच की जो बात करता है, ठीक है। आर्टिकल 21 है राइट टू लाइफ। तो यहां पर देखा गया है कि जो सेक्शन 66A था वो इसके कॉन्ट्रेरी में था। साथ ही साथ सेक्शन 66 के अंदर ना जो प्रोसीजरल सेफगार्ड्स होने चाहिए वो प्रॉपर प्रोसीजरल सेफगार्ड्स नहीं थे। तो कहीं ना कहीं जो पुलिस अरेस्ट करती थी वो अपनी विम्स एंड वेंसीज, ठीक है ना, अपनी मर्जी के हिसाब से कहीं ना कहीं किसी लोगों को अरेस्ट कर देती थी, तो उसका एक तरह से मिसयूज हो रहा था। उसके अलावा ये जो सारी चीजें हैं कि किसी को मीनेंस क्रिएट करना, इनकन्वीनियंस क्रिएट करना, इस तरह की चीजें काफी अनडिफाइंड थी। इस सभी वजह से क्या हुआ, श्रेया सिंगल केस के अंदर सेक्शन 66A को स्ट्रक डाउन कर दिया गया बाय द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट। अब यहाँ पे राइटर यही बात कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं इस चीज को इंश्योर करना चाहिए कि जब इसको स्ट्रक डाउन कर दिया गया है तो पुलिस वाले इस केस को ना यूज करें, इस पर्टिकुलर सेक्शन के अंदर लोगों को बुक ना करें, ठीक है। तो ये छोटा सा ये आर्टिकल था, बस आपके साथ इस चीज को मैं डिस्कस करना चाहता था कि सीरियस कंसर्न इसके रिगार्डिंग सुप्रीम कोर्ट ने मेंशन किया हुआ है कि ये काफी कंसर्निंग बात है कि जो चीज अब एग्जिस्ट ही नहीं करती उसके कॉरस्पॉन्डिंग आप कैसे लोगों को अरेस्ट कर रहे हो, राइट। तो ये थे आज के 3 एडिटोरियल जो कि हमने डिस्कस करे। आई होप आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा। आप भी इसी तरह से अपने एंड पे हार्ड वर्क करते रहिए। गुड बाय एंड गुड लक।